हेलो बच्चों, आज 10th क्लास के लिए है चैप्टर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और ये बुक है हाई स्कूल जीव विज्ञान भाग 2 वर्ग 10 के लिए। भारती भवन की किताब है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर है और 9 चैप्टर जो प्रैक्टिकल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण से। तो जैव प्रक्रम कहने से ही पता चलता है कि वो सारी क्रियाएं जो जीव जीवित रहने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में या 6-7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जैव प्रक्रम में आता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन इत्यादि, चलन। तो इन सब कैरेक्टर को देख करके हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत कुछ चीजें हमें सजीव नजर आती हैं, बहुत कुछ चीजें निर्जीव नजर आती हैं। तो सजीव जो होते हैं वो चलते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उनका पाचन होता है, फिर अपने समान दूसरे जीव को जन्म देते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसी कुछ क्रिया नहीं होती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो जो चिड़िया है, कुछ एनिमल्स है वो सजीव हैं और टेबल, कुर्सी, पत्थर ये सब निर्जीव हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में आणविक गति। जीवों में आणविक गति पाई जाती है। जीवों का निर्माण क्या होता है? अणु से होता है। अणु जो है वह जैविक इकाई है, उससे छोटा परमाणु है। तो अणु से कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इसी तरह से वो आगे बढ़ते चला जाता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो अणुओं का जो बनावट है, जो सजावट है, वह निश्चित होता है। इसी के आधार पे अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरह के दिखते हैं। उनको देखकर ही हम कह सकते हैं कि ये जो जीव है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है ना। सब में कुछ ना कुछ बनावट में फर्क होता है। और ये अणुओं की व्यवस्था, अणुओं के विन्यास जिसको कहते हैं, उसके चलते पाया जाता है। विशेष प्रकार का विन्यास होता है ना। उसमें जैसे अणु में रहेंगे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक एग्जाम्पल के लिए। तो इनकी जो सजावट जो है क्रोमोसोम में, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है। और एक मनुष्य के निर्माण में वो सब एक खास जगह पे रहेगा। उसका प्लेस यदि चेंज होता है, 1% पे यदि चेंज होता है तो बहुत सारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो जीवों की इकाई हम जानते हैं, सजीव जो है वो जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य में एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है और यह जीवन का आधार है। एक छोटा सा जीव में भी जीव द्रव्य पाया जाता है और उसका अमाउंट निर्भर करता है कि उसकी शरीर की आकृति कितनी बड़ी है। यदि छोटी आकृति है तो थोड़ा सा जीव द्रव्य होगा, लेकिन वो लिविंग होता है और वो जीव को जिंदा रखता है। तो हम लोग जान गए आणविक गति क्या हुआ, जो कि ये अणुओं का विन्यास और उसमें एक आणविक गति होती है जिसके कारण निर्जीवों से यह अलग करता है ना। निर्जीव में ऐसी कोई गति नहीं होती है। उसको टेबल को एक बार रख दिया जाए तो वो उतना ही बड़ा रहेगा, उसमें ऐसा कोई वृद्धि भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि आज आ गए तो 4 इंच का कल 5 इंच का हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। अब जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक संरचनात्मक कहा जाता है ना कि जीव की जो रचना है वो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। तो इसमें जो पाए जाने वाले अंग हैं
वो अपनी खास क्रियाओं को करते हैं और खास तरह की उनकी रचना होती है और जिससे एक जीव का शरीर बनता है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका कहलाती है। कई कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक बनाते हैं, कई उत्तक मिलते हैं तो अंग बनाते हैं और कई अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है और ये अंग तंत्र मिलकर एक जीव की रचना करते हैं। तो जो बड़ा जीव होता है उसका निर्माण जो है वो जटिल होता है। इनकी जीवन की सारी क्रियाएं अंग तंत्रों के सहारे चलती हैं। उसमें जो पाए जाने वाले अंग हैं वो उनकी मदद करते हैं। यदि उसमें मान लो एक अंग भी यदि गड़बड़ हो जाए, इसमें कोई खराबी आ जाए तो वो अंग तंत्र काम करना बंद कर देता है। जैसे किडनी, ये आता है उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसका मुख्य जो है वो किडनी है, वृक्क जिसको कहते हैं। तो इसमें यदि गड़बड़ी आ जाए, ये छानना बंद कर, इसका काम है फिल्ट्रेशन करना अशुद्धियों को। यदि ये छानने का काम बंद कर दे तो क्या होगा, शरीर में टॉक्सिन फैल जाएगा और एक समय आएगा वो फेल्योर हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो जैविक प्रक्रम है वो जीवों के कार्य को लगातार आबाद गति से चलने में मदद करता है। जो भी 7-8 जो प्रक्रम है वो जीवों को जीवित रखने में, अपनी संख्या बढ़ाने में, है ना, अपने समान संतति को उत्पन्न करने में मदद करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवों को ऊर्जा चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि हम लोग देखते हैं एक दिन यदि आदमी फास्टिंग रखता है या खाने में देर हो जाती है या नहीं खाना मिला किसी कारण से, तो वीकनेस लगने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऊर्जा नहीं मिली। उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए कभी कोई बहुत वीक हो गया तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो बहुत जल्दी एनर्जी देता है। तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम लोग खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तरह तरह के भोजन को लेते हैं। इसी को कहा जाता है पोषण। तो ये जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जाता है ना, उसको हम मुंह में डालते हैं, दांतों के द्वारा चबाया जाता है और फिर हमारा जो भोजन नलिका है उसमें जाकर के बहुत सारी एंजाइम की एक्टिविटी होती है और ये भोजन महीन कणों में बदल जाता है। इसको कहा जाता है सरलीकरण। ये भी बहुत सारे स्टेप्स में होता है, विभिन्न चरणों में होता है। इसमें एक श्वसन क्रिया है, वो भी ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। तो भोजन से हमें क्या मिला, ऊर्जा मिला और ऊर्जा से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव कह रहा है। तो एक कोशीय जीव का मतलब उसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है और उस एक कोशिकाओं के द्वारा ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा का शरीर एक कोशिका का बना है। उसके बॉडी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये खास चीजों को अंदर आने देता है, सभी चीजों को नहीं अंदर आने देता है। सेलेक्टिव परमिएबल भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी चीजों को अंदर आने नहीं देता है और जो भोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब चीजें, पानी है, ये सब चीजें उसके शरीर के अंदर जाती हैं और जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो बेकार चीजें और जो CO2 है वो इसी झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर आ जाते हैं हम लोग बहुकोशीय जीव।
बहुकोशीय जीव से ही पता चलता है कि जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है और इनकी सारी क्रियाएं जटिल हो जाती हैं। तब इनका बॉडी जो है सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल से भी ढका होता है, तो ये सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं आ पाती है ना। बाहर से सेल वॉल होता है जो कि इसको पर्यावरण के टच से ये दूर रखता है। सेल वॉल अंदर के पदार्थों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें विसरण जैसा ये नहीं कि बॉडी में टच हुआ तो ऑक्सीजन चला गया बॉडी में और बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकल गया बॉडी के किसी पार्ट से, ऐसा नहीं है। इसमें जटिल क्रियाएं होती हैं और ये जटिल क्रियाओं के द्वारा ही बहुकोशीय जीवों का जो जीवन है वो संपन्न होता है। अभी आते हैं हम लोग एक टर्म है परिवहन तंत्र। बहुकोशीय जीवों में परिवहन तंत्र पाया जाता है और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो भोज्य पदार्थ लेते हैं और उसका जैसे हम लोग खाना खा लिए ना, चबा करके हम लोग अपना काम पूरा कर दिए, पेट में चला गया भोजन, लेकिन फिर वहाँ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और जो पोषक तत्व है उसका शरीर से पूरे भाग में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि यदि पेट में रह जाए तो फिर बाकी ऑर्गन्स को तो एनर्जी नहीं मिलेगा। हाथ पैर सभी को ग्रोथ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रक्त चाहिए, तो परिवहन तंत्र जो है वो शरीर के पूरे हिस्से तक पोषक तत्व को पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद है उत्सर्जन, निष्कासन। अब भोज्य पदार्थ हम लेते हैं तो कुछ चीजें तो पच जाती हैं और कुछ चीजें जो है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बन जाती हैं। तो ये अवशिष्ट पदार्थ जो है वो टॉक्सिन होते हैं। टॉक्सिन का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो ये टॉक्सिक पदार्थ जो है उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा किडनी, बड़ी आंत, फेफड़ा है, फिर हमारा स्किन है ना। स्किन क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है, तो शरीर से जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो निकाल दिया जाता है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया गया। रोम छिद्र से गंदगी जो है वो साफ हो जाती है। लंग्स जो है वो CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बड़ी हाथ जो है वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी जो है वो यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरह से ये सब क्रियाएं जो है ये बहुकोशीय जीवों में संपन्न होती है। एक कोशीय जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तंत्र नहीं है, बस वो जो झिल्ली है वो विसरण के द्वारा पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सजीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है और नियंत्रण और समन्वय भी होता है। अब है नियंत्रण और समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन। अभी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग सड़क पे चलते रहते हैं, 2-3 फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते भी हैं और बात भी करते रहते हैं। तो एकदम सही ढंग से हमारा पाँव भी सही ढंग से आगे की ओर बढ़ता है और जो हम बात कर रहे थे उस बात में भी पूरा तारतम्य रहता है। तो ये कैसे हो पाता है, कोऑर्डिनेशन की मदद से। हमारा दिमाग जो है वो मैसेज भेजता है कि हाँ तुम ये बात बोलो और पैर को आगे रखो। तो ये हमें सोचना नहीं पड़ता, ये पूरा सर्किट हमारे बॉडी में कंप्लीट है ना। स्विच ऑन होता है दिमाग का और हमारे शरीर की क्रियाएं एक साथ कई क्रियाओं को हम कर पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है नियंत्रण और समन्वय। एक और क्रिया है उत्तेजनशीलता। अब उत्तेजनशीलता पाई जाती है बॉडी में। जैसे मान लो कोई गर्म चीज को हम टच करते हैं, थोड़ी देर के बाद हाथ हम हटा लेते हैं क्योंकि वो गर्म महसूस होता है। इसी तरह पौधों में भी उत्तेजनशीलता पाई जाती है। जैसे हम लोग मिमोसा पुडिका, छुई मुई का पौधा का नाम सुना है, तो इस पौधे को जैसे ही टच किया जाता है एकदम से सिकुड़ जाता है। ऐसे लगता है इसको बहुत दिन से पानी नहीं मिला है और
थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाए तो फिर वो एकदम पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। तो ये सजीव है जो कि उत्तेजनशीलता को दिखाता है। तो ये सब मिलाकर कहा गया कि इसी को कहा गया जैविक प्रक्रम। मतलब जो सजीव है वो जीवित रहने के लिए ये सब क्रियाएं करता है और निर्जीव में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। अभी आते हैं नेक्स्ट हम लोग पोषण, तब भोजन ग्रहण करना, जो कि आज का हमारा चैप्टर है पोषण। दो क्रियाएं शामिल हैं, एक है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक, उपचयी और अपचयी। इन दो क्रियाओं से मिलकर बना है उपापचयी की क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है उसके फलस्वरूप जीव द्रव्य का निर्माण होता है और कैटाबॉलिक जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो छोटे छोटे पार्टों में टूटता है और जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो शरीर को ऊर्जा भी चाहिए और शरीर की कोशिकाओं के मरम्मत और निर्माण के लिए जीव द्रव्य की भी आवश्यकता है। तो पोषण में ये उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिससे शरीर को हमेशा ऊर्जा मिलता रहता है और शरीर में जो टूट फूट होता है उसकी मरम्मत भी होती रहती है। अब टूट फूट करने का मतलब क्या हुआ? एक हम लोग तो देखते हैं कि मान लो गिर गए, हड्डी टूट गई तो कहेंगे कि हाँ टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन नहीं, हमारे शरीर में हमेशा टूट फूट होता रहता है। जैसे मान लो हम लोग चल रहे हैं, चलते हुए टकरा गए कुछ चीज से, है ना, हाथ कहीं टकरा गया लोहे से, लकड़ी से, टेबल से, तो वहां दर्द होने लगता है। तो ये क्या हुआ, हमारे अंदर कोशिकाएं टूट गई हैं, इसलिए वो दर्द महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा शरीर का जीव द्रव्य है वो उसको रिपेयर करता है और ये दर्द 3 से 4 दिनों में चला जाता है। अब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलते रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे शरीर को टाइम टू टाइम भोजन की आपूर्ति होते रहे। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शरीर को मिलता रहे और उसकी आपूर्ति होती रहे। अभी हम लोग आते हैं पोषण की विधियां। पोषण की विधियां, इसमें दो तरह के पोषण पाए जाते हैं। दो विधियां हैं, स्वपोषण और पर पोषण। अब स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पर पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें देखिएगा ये इसका मीनिंग पूछता है कि स्वपोषण से क्या समझते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स क्या है। तो स्वपोषण ऑटो और ट्रॉप्स दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ये ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा, ज्यादातर इसमें ग्रीक शब्द ही आया है। ग्रीक शब्द से मिलकर ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, ऑटो मतलब स्व या स्वतः और ट्रॉफ का मतलब हो गया पोषण, मतलब अपने द्वारा पोषण। मतलब इस कैटेगरी में वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं और अपना पोषण स्वयं तैयार करते हैं। और इसमें आते हैं हरे पौधे। हरे पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और ये तैयार करने के पीछे एक बड़ी बात है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है जो भोजन बनाने में मदद करता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट, पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट एक रचना पाई जाती है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है। इसके अलावे पत्तियों को चाहिए CO2, इसके अलावे पत्तियों को चाहिए सूर्य का प्रकाश और जल।
तो ये चारों चीज मिलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो जीव जंतु मनुष्य हैं वो पौधों पर आश्रित रहते हैं। हो गया स्वपोषण। ऊपर दिया है चित्र 1.1 स्वपोषण क्रिया का सारांश। तो ये फिगर जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। एग्जामिनेशन में मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी एग्जाम में आता ही है। उसमें कुछ है ही नहीं, ये चीज हम लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पौधों को क्या एक लीफ बना देना है, क्या क्या चीज चाहिए वो बता देना, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए और क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, है ना। ये ग्लूकोज पौधे के विभिन्न भागों में जमा होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब में। सनलाइट दिखा देना, CO2 अंदर गया, ऑक्सीजन बाहर निकला, तो कुछ इसमें करना नहीं है। अभी आते हैं हम लोग परपोषण। परपोषण इसका इंग्लिश हुआ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉप्स ये भी ग्रीक शब्द से लिया गया है और हेट्रो का अर्थ है विषम और ट्रॉप का अर्थ है पोषण। मतलब वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, वो किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो वही हमने कहा कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो पौधे पर ही आश्रित रहते हैं, स्वपोषी जीव। उसमें हम लोग जानवर, मनुष्य सब आ जाते हैं। इसमें जो है जो अकार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पेड़ पौधे जो है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में उसको बदल देते हैं और इसे ही हम सब ग्रहण करते हैं। तो ये परपोषी जीव कहलाते हैं। अब परपोषण में भी 2 टाइप बताया गया है, 3 टाइप बताया गया है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी ये शब्द सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइट भी ग्रीक शब्द से आया है। सैप्रोस का अर्थ है अवशोषण और फाइट्स का अर्थ है पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जो जीव हैं वो मरे हुए जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसके शरीर में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये मरे हुए जीव से, इसकी विशेषता है मरे हुए जीवों से ही लेते हैं, जीवित जीवों से नहीं। इसमें आता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब कवक को हम लोग देखते हैं बरसात में पूरा जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां पे सफेद सफेद छाता की तरह उग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं लकड़ी पे उग जाता है, फिर पेड़ पे उग जाता है, तो ये कवक कहलाते हैं। तो इनमें अपना पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं। कूड़ा कचरा से ये अपना पोषण लेते हैं। प्रोटोजोआ भी है, वो मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेता है। और प्रोटोजोआ कभी कभी कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सजीवों से भी अपना पोषण लेते हैं, मनुष्य के शरीर में या जानवर के शरीर में रहकर भी अपना पोषण ग्रहण करते हैं। एक चीज है अपघटक। अपघटक से हम लोग क्या समझते हैं? अपघटक का मतलब है वे जीव जो मरे हुए जीवों को खा लेते हैं, सिंपल भाषा में कहेंगे खा लेते हैं। तो अपघटकों का रहना भी बहुत जरूरी है। यदि अपघटक नहीं होते तो हमारी पृथ्वी जो जीव मर जाते उससे पूरी भर जाती है, जगह नहीं रहता पृथ्वी में। तो ये अपघटक जो है प्रकृति को साफ करने का काम करते। ये करते क्या है कि वो जब कोई जीव मर गया तो उसके शरीर में चले जाते हैं और वहीं अपना वास स्थान बना लेते हैं तब तक जब तक कि वो जीव का पूरा मांस को खा ना जाए, और वहीं रहकर वो अपना संख्या भी बढ़ाते जाए, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरे सजीवों को खा करके और मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से वो जीव का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है
और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ह्यूमस। पेड़ पौधे की पत्ती को हम लोग देखते हैं, जब पतझड़ का समय आता है पूरा पत्ती पत्ती भर जाता है, हर जगह तो सफाई नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं पत्तियां गायब हो जाती हैं। तो ये गायब कहाँ हो गई, अपघटन हो गया इनका, और अब अपघटन के चलते ये पत्तियां सड़ गई और मिट्टी में मिल गई, और इसी को कहा गया ह्यूमस। और ह्यूमस आप लोग जानते हैं कि कितना ये उर्वरक होता है, इसमें उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जंगलों में ये क्रिया हमेशा चक्र चलता रहता है, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पौधे के बीज गिरते हैं, फिर वहां पर ढेर सारे पौधे उगाते हैं, इसलिए जंगल धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। परजीवी पोषण दूसरा है, अब इसको कहा जाता है पैरासाइटिक पोषण। ये भी ग्रीक शब्द से मिलके बना है। पारा का मतलब है पास या बगल में, और साइटोस का मतलब है पोषण। मतलब ये जीव जो हैं वो किसी जीव के पास में रहकर, बगल में रहकर, उससे चिपक कर अपना पोषण लेते हैं, और ये परजीवी कहलाते हैं। और ये जिसके शरीर में रहते हैं वो होस्ट कहलाते हैं, पोषी। तो ये या तो परमानेंट रहते हैं या अस्थायी रूप से रहते हैं, और ये इतना परमानेंट हो जाते हैं कि यदि आदमी को पता न चले तो पोषी आदमी क्या पोषी हुआ ये होस्ट को मार भी देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, मनुष्य के पेट में पाया जाता है टेपवर्म, राउंड वर्म, हुकवर्म। ये सब क्या होता है, मनुष्य की छोटी आंत से चिपका रहता है और वहीं से पोषण लेते रहता है। तो पहले इसका पेट भरता है, उसके बाद हमारे शरीर में जाता है। तो इस तरह से ये स्थायी रूप से रह करके और पोषण प्रक्रिया को पूरी करते हैं, परजीवी पोषण। इसी तरह पौधे में परजीवी पौधा अमर बेल, ये कभी अपने से नहीं उगता है, अपना पोषण खुद तैयार नहीं करता। हाँ, पौधा का जड़ निकलेगा जरूर जमीन से, और फिर ये किसी पौधे की तलाश में उसका लता जो है वो आगे बढ़ता जाता है, और पौधे से चिपक करके ही वो आगे की ओर जाता है, क्योंकि इसकी टहनी कमजोर होती है। और फिर उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, ये पौधे को पेनिट्रेट करती हैं और उससे अपना पोषक लेकर और वो अपना जीवन यापन करता है। तो पौधे भी परजीवी होते हैं और जीव जंतु भी परजीवी होते हैं। जीवाणु, कवक तो है कि वो मरे हुए जीवों से पोषण लेता है, लेकिन ये भी परजीवी में आता है। जीवाणु तो पूरी तरह से परजीवी एकदम शरीर में रहकर ही पोषण लेता है। मलेरिया पैरासाइट ना, ये हमारा लीवर में पाया जाता है, जो कि मलेरिया बुखार करता है। तो ये भोजन को तरल रूप में ग्रहण करता है, बॉडी में घुसा और एब्जॉर्ब कर लेता है तरल भोजन को, पोषक तत्व को, और जीवित रहता है। तीसरा है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का अर्थ है ग्रीक शब्द, होलो का अर्थ है पूर्ण, और जोइक का अर्थ है जंतु जैसा। मतलब ये इसमें जो पोषण की प्रक्रिया है जंतुओं की भांति चलती है। इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं मनुष्य है, एनिमल्स है, जो बड़े बड़े जीव हैं वो आ जाते हैं। प्राणी संपोषण होता है, इसमें पोषण की प्रक्रिया जटिल रूप में होती है। अमीबा का तो हुआ कि बॉडी में ऐसे झिल्ली से चला गया, इसमें नहीं, वो एक तंत्र के द्वारा ये सब काम संपन्न होता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। और इसमें आगे सबसे इम्पोर्टेंट रूप में आ जाता है मनुष्य, और जितने भी जानवर हैं वो सब आ जाते हैं। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। अब है कि जीव एक कोशीय बहुकोशीय होते हैं, और पोषण प्राप्त करने की अपनी अपनी विधि होती है। एक कोशीय में विसर्जन के द्वारा जाता है भोजन, और बहुकोशीय में अंग और अंग तंत्रों की मदद से पोषण की प्रक्रिया होती है।
पौधों में पोषण ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जिसकी वजह से अपना पोषण स्वयं बना पाते हैं। और मृत जीवी हैं, परजीवी हैं। मृत जीवी मरे हुए जीवों से लिया भोजन, परजीवी किसी के शरीर में, जीवित जंतु के शरीर में रह करके अपना पोषण लिया। अब है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हम लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे में होने वाली क्रिया है और पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इसके लिए घटकों की आवश्यकता होती है। क्या क्या घटक चाहिए? जैसे इसमें पौधों को चाहिए CO2, पौधों को चाहिए जल, चाहिए क्लोरोफिल ना, और इन सब चीजों के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये मिलकर के बनाता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन गैस। इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो बाई प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, उप उत्पाद। मतलब ये बनाया नहीं गया, अपने आप बन गया। तो जो चीजें अपने आप बनती है उसको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है।